हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सपनों की उड़ान 5.0 में। 10वीं वर्ग के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। अगर आप गणित में बेहतर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपको मैथ में लगता है डर तो घबराते क्यों हैं, क्योंकि यह चैनल बनाएगा आपको निडर। चलिए दोस्तों, आज हम आगे जानने वाले हैं। कल जितना हम पढ़ चुके हैं उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम पढ़ चुके थे कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी और श्रेणी दोनों एक ही बात होती है। समांतर श्रेणी कहते किसे हैं? वैसी श्रेणी जिनमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं या एपी किसे कहते हैं? वैसी श्रेणी जिनमें प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान हो उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... यह n पद तक जा सकता है, n पद तक जा सकता है। तो इसमें प्रथम पद कौन सा हुआ? प्रथम पद हुआ 2 यानी A1 प्रथम पद, A1 प्रथम पद। ये हुआ दूसरा पद A2 यानी दूसरा पद। यह हुआ तीसरा पद यानी A3 तीसरा पद। इसी तरह ... n पद तक जाती है। तो प्रथम पद को हम A1 कहते हैं, दूसरे पद को A2 कहते हैं, तीसरे पद को A3, और यह बढ़ते n तक जा सकती है। तो और भी पढ़े थे कि सर्वांतर किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी के प्रत्येक दो पद के बीच के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। समांतर श्रेणी के प्रत्येक दो पद के बीच के अंतर को सर्वांतर कहते हैं। समांतर श्रेणी के प्रत्येक दो पद के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? सर्वांतर कहते हैं। जैसे इसका सर्वांतर अगर हम निकालना चाहें तो सर्वांतर D बराबर, हमने आपको बताया होगा, D बराबर यानी सर्वांतर बराबर होता है सार्वंतर या पदांतर भी कहते हैं। सर्वांतर D बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद यानी A2 माइनस A1 दूसरा पद माइनस प्रथम पद यानी A2 माइनस A1। तो दूसरा पद इसमें कौन सा है? दूसरा पद 4 और पहला पद यानी A1 2 है। तो इसका सर्वांतर हमें क्या निकल के आया? 2। इसी प्रकार हम आगे भी चेक कर सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो तीसरा पद लेते हैं A3 माइनस A2 बराबर A3 यहाँ पे 6 है, A3 6 माइनस A2 यानी दूसरा पद 4 बराबर 2। यानी यह समांतर श्रेणी में है, क्योंकि प्रत्येक दो पद के बीच हमें समान अंतर प्राप्त हो रही है, दो प्राप्त हो रही है। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि क्या यह समांतर श्रेणी की जांच करते हैं। समांतर श्रेणी की जांच करते हैं कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जैसे ये तो समांतर श्रेणी में है, अगला देखते हैं कि वह समांतर श्रेणी में होगा या नहीं होगा। जैसे 4, 10, 16, 22 ... तो यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लेते हैं 5, 12, 18, 24 ... इन दोनों में हम जांच करते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है। इन दोनों में जांच करते हैं। तो इसमें देखते हैं तो प्रथम पद कौन सा हुआ? प्रथम पद यानी A1, प्रथम पद को A1 सूचित करते हैं, दूसरा पद को A2 से यानी A2, तीसरा पद A3। कम से कम हम 2-3 पद लेके निकाल के देख लेंगे कि यह
समांतर श्रेणी में है या नहीं, इनका सर्वांतर समान आ रहा है या नहीं। तो इसमें देखते हैं तो D बराबर A2 माइनस A1, यानी सर्वांतर को हम D से सूचित करते हैं और दूसरा पद को A2 से और पहला पद को A1 से, यानी सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1 यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद यहाँ पे 10 है, 10 और प्रथम पद है 4, तो इसका अंतर हो गया 6, यानी D बराबर हमें निकल के आया 4, यानी सर्वांतर हमें D बराबर 6 निकल गया, यानी सर्वांतर हमें 6 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं A3 माइनस A2, यानी A3 कितना है 16 और A2 कितना है 10। 16 माइनस 10 बराबर 6, यानी हमें दोनों जगह समान अंतर प्राप्त हुआ है 6, समान अंतर प्राप्त हुआ है 6, यानी यह AP में है। अब इसको चेक करते हैं क्या यह AP में है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें चलते हैं, यह हुआ प्रथम पद A1 यानी प्रथम पद, A2 यानी दूसरा पद, और ये हुआ तीसरा पद यानी A3। तो इसका सर्वांतर हम चेक करते हैं कि यह AP में है या नहीं है। तो D यानी सर्वांतर बराबर होता है, सर्वांतर D बराबर A2 माइनस A1, यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, A2 माइनस A1। तो A2 हुआ 12, A2 12 माइनस A1 यानी 5, 12 माइनस 5 बराबर 7। इसी प्रकार इसमें चेक करते हैं क्या यह समान अंतर आता है। तो A3 माइनस A2, तो A3 हुआ 18 और A2 हुआ 12 बराबर 6, यानी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दोनों जगह समान अंतर नहीं प्राप्त हुआ, यानी यह एक जगह 7 प्राप्त हुआ और एक जगह 6 प्राप्त हुआ, एक जगह 7 और एक जगह 6। तो यानी यह AP में नहीं है, क्योंकि इनके प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आगे। हम आगे बढ़ने से पहले थोड़ा कुछ और जान लेते हैं। जैसे कोई श्रेणी है 1 2 3 4 5 6 7 ... n पद तक जाती है। तो इसमें वैसी समांतर श्रेणी जिनका अंतिम पद नहीं दिया हो उसे अपरिमित AP यानी अपरिमित समांतर श्रेणी कहते हैं। और जिसका जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 जिनका अंतिम पद दिया हो उसे परिमित समांतर श्रेणी यानी परिमित AP कहते हैं। जिनका अंतिम पद नहीं दिया हो उसे अपरिमित AP कहते हैं। और जिसका अंतिम पद दिया हो, इसका अंतिम पद दिया हुआ है 16, इसका पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इसका n पद तक जाएगा, तो इसका पता नहीं है, यानी अपरिमित AP है। और यह इसका अंतिम पद पता है, तो यह परिमित AP है। वैसी श्रेणी जिनका अंतिम पद पता हो उसे परिमित AP कहते हैं, और जिनका अंतिम पद पता न हो उसे अपरिमित AP कहते हैं। तो यह कौन सा AP हो गया? परिमित AP, परिमित AP, परिमित AP। और यह हो गया अपरिमित AP, अपरिमित AP, अपरिमित AP। तो आप जान चुके होंगे कि जिन समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया उसे परिमित AP कहते हैं, और जिन समांतर श्रेणी का अंतिम पद नहीं दिया हो उसे अपरिमित AP कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कल आपको ये बताया गया होगा कि नोट करके लिखाया गया होगा कल नोट कि सर्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। सर्वांतर
सार्वांतर सार्वांतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है सार्वांतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो चलिए आज हम इसका एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कोई श्रेणी है 2 4 6 8 10 12 ... तो क्या यह समांतर श्रेणी में है? कहेंगे हाँ है, क्योंकि इनके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान है। अगर देखें तो इसमें 2 जोड़ के अगला पद प्राप्त हुआ है और इसमें भी 2 जोड़ के अगला पद प्राप्त हुआ है और इसमें 6 से 8 यानी 2 जोड़ के अगला पद प्राप्त हुआ है। समांतर श्रेणी संख्याओं का ऐसा समूह होता है जिनमें प्रत्येक अगला पद पिछले पद में समान संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। अगला पद पिछले पद में समान संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे अगर इसमें देखें दूसरा पद, तो पहले पद में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। इसमें देखें तीसरा पद, तो यह दूसरे पद में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ, यानी समान संख्या जोड़ने पर अगला पद हमें प्राप्त होता है। तो डी निकाल के देखते हैं। डी बराबर A2 माइनस A1 यानी 4 माइनस 2 बराबर 2। और इसका अगला देखते हैं 6 A3 माइनस A2 बराबर A3 माइनस A2 यानी 6 माइनस 4 बराबर 2, यानी यह समांतर श्रेणी में है। और इसका सर्वांतर क्या है? धनात्मक है। और इसका सर्वांतर धनात्मक है क्योंकि प्रत्येक पदों में 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ है अगला पद, क्योंकि प्रत्येक पदों में अगला पद हमें 2 जोड़ने से प्राप्त हुआ है। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये हुआ धनात्मक के लिए, धनात्मक के लिए। और भी धनात्मक के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 10 20 30 40 50 60 ... तो इसमें प्रथम पद हुआ 10। अब आपको समझ में आ रही होगी कि प्रथम पद किसे कहते हैं, दूसरा पद किसे कहते हैं और सार्वांतर किसे कहते हैं। ये सारी बात आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। तो इसमें प्रथम पद हुआ 10, प्रथम पद यानी A1, दूसरा पद यानी A2, तीसरा पद यानी A3। और प्रथम पद को क्या कहते हैं? A1, दूसरा पद को A2, तीसरा पद को A3। इसी प्रकार nवां पद को AN कहते हैं, जो हम आगे विस्तार से समझेंगे। तो इसका सार्वांतर क्या होगा? D बराबर A2 माइनस A1 यानी A2 माइनस A1 यानी 20 माइनस 10 बराबर 10। और दूसरा लेते हैं A3 माइनस A2 बराबर 30 माइनस 20 बराबर 10, यानी समान अंतर प्राप्त हो रहा है। यानी यह समांतर श्रेणी में तो है ही, लेकिन इसका सर्वांतर क्या है? धनात्मक है। यहाँ आपने क्या लिखा है? सर्वांतर धनात्मक ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो इसका क्या हुआ? सर्वांतर धनात्मक हुआ। तो आगे चलते हैं और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे -1 -2 -3 -4 -5 -6 ... इसी तरह n पद तक जाएगा। तो इसमें प्रथम पद कौन सा हुआ? A1 यानी A1 माइनस 1, दूसरा पद A2 ... तीसरा पद A3 यानी -3।
तो इसका हम डी निकाल के देखते हैं, इसका हम सार्वांतर निकाल के देखते हैं। सार्वांतर डी बराबर डी बराबर दूसरा पद माइनस प्रथम पद यानी A2 माइनस A1। तो इसका दूसरा पद कौन सा है? -2। दूसरा पद -2 और इसका प्रथम पद कौन सा है? -1। तो यहाँ तो माइनस है और यह भी माइनस में है। अगर आप जानते होंगे कि प्लस और प्लस का गुना हमेशा प्लस होता है, प्लस और माइनस का गुना माइनस होता है, प्लस और माइनस का गुना माइनस होता है, प्लस और माइनस का गुना माइनस होता है। और माइनस और माइनस का गुना हमेशा प्लस होता है, क्योंकि यह माइनस और माइनस गुना होके प्लस हो जाता है। माइनस और माइनस गुना होके क्या होता है? प्लस हो जाता है। और प्लस और माइनस या माइनस या प्लस, प्लस या माइनस या माइनस या माइनस और प्लस का गुना भी माइनस ही होता है। ये आप समझ चुके होंगे कि प्लस और प्लस का गुना हमेशा प्लस होता है, प्लस और माइनस का गुना हमेशा माइनस देता है, प्लस और माइनस का गुना हमेशा माइनस देता है यानी घटाव। और माइनस का गुना हमेशा क्या देता है? प्लस देता है। माइनस और माइनस का गुना हमेशा क्या देता है? प्लस देता है। और माइनस और प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस ही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये -2 और माइनस यहाँ देखते होंगे कि माइनस और माइनस का गुना होके प्लस हो जाता है, यानी माइनस और माइनस +1। तो इसका हमें सार्वंतर क्या प्राप्त हुआ? यानी डी क्या प्राप्त हुआ? -1। इसी प्रकार अगला हम देखते हैं A3 माइनस A2। तो A3 कौन सा हुआ? -3 और माइनस, ये तो माइनस है, माइनस A2 क्या है? -2। A2 क्या है? -2। तो -3 और माइनस माइनस गुना होके क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, +2। तो इसका भी सार्वांतर हमें क्या प्राप्त हुआ? -1। डी बराबर A2 माइनस डी बराबर A3 माइनस A2 या डी बराबर -3 + 2 बराबर -1, यानी हमें दोनों जगह सार्वांतर समान आ रहा है, जो कि माइनस में आ रहा है यानी निगेटिव आ रहा है, यानी ऋणात्मक आ रहा है। तो इसका सार्वांतर हमें क्या प्राप्त हुआ? ऋणात्मक। और पहले एग्जाम्पल हम देख चुके थे कि धनात्मक होता है और यहाँ पे दिख रहा है कि ऋणात्मक होता है। ऐसा नहीं है कि समांतर श्रेणी सिर्फ धनात्मक ही हो, ऋणात्मक भी हो सकता है, सिर्फ उसके बीच का अंतर समान हो। जिसके बीच का अंतर समान होगा उसे हम समांतर श्रेणी कहेंगे। तो यह हुआ ऋणात्मक श्रेणी। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें सार्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो हम धनात्मक और ऋणात्मक वाला देख चुके हैं। अब देखते हैं कि क्या शून्य भी होता है? हाँ, शून्य भी होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें, ताकि हमें पता लगे कि आप कितना समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। सार्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। तो धनात्मक और ऋणात्मक का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं। अब देखते हैं क्या शून्य भी होता है? हाँ, शून्य भी होता है। जैसे लेते हैं 2 2 2 2 2 ... आप कहेंगे क्या यह समांतर श्रेणी में है? यह भी समांतर श्रेणी में है। AP यह समांतर श्रेणी में है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि इनके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान ही तो है। अरे नहीं दिख रहा? देखिए 2 + 0 + 0
+0। अब तो आपको दिख रहा होगा कि प्रत्येक में समान संख्या, यानी प्रत्येक में तो 0 जोड़ के अगला पद प्राप्त हो रहा है, यानी यह भी एपी में है। इसीलिए आपको नोट में लिखाया गया है, नोट में बताया गया है कि सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। सार्वंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। और भी एग्जाम्पल हो सकता है 5 5 5 5 ... तो यह भी एक समांतर श्रेणी में है, क्योंकि इनके प्रत्येक पदों के बीच का अंतर समान ही है। प्रत्येक पद 0 जोड़ने से अगला पद प्राप्त हो रहा है, प्रत्येक अगला पद 0 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है, यानी यह भी समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि यह एक धनात्मक, इसका सार्वंतर धनात्मक है और इसका ऋणात्मक है और इसका शून्य है, यानी 5 में 5 जोड़ने पर 10 प्राप्त होता है, यानी अगला पद समान पद जोड़ने से प्राप्त होता है। इसमें 10, दूसरा पद में तीसरा पद लाने के लिए हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, इसमें तीसरा पद से चौथा पद जाने के लिए हमें 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी यह इसका सार्वंतर धनात्मक है और इसका सार्वंतर ऋणात्मक है, क्योंकि -1 से -1.5 जाएंगे तो -1 से -1.5 जाएंगे तो हमें -0.5 करना होगा। अब बहुत बच्चे ये कन्फ्यूजन में होंगे कि यह माइनस में कैसे हो रहा है, ये तो -1 है और यह -1.5 है, ये तो ज़्यादा है। लेकिन निगेटिव में होता है कि बड़ी संख्या जिसमें माइनस लगी होती है और छोटी संख्या जिसमें माइनस लगी होती है, तो इसमें छोटी संख्या बड़ी होती है और बड़ी संख्या छोटी होती है। जैसे आपको हम दिखाते हैं, -2 और -3 में कौन सा बड़ा है, -2 और -3 में कौन सा बड़ा है। तो बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि -3 बड़ा है और कुछ बोलेंगे -2 बड़ा है, लेकिन इसमें बड़ा है -2। बड़ा कौन सा है? -2, बड़ा -2 है। क्योंकि आप सोचिए, अगर आपके पास 2 रुपया कर्जा है और दूसरे के पास 3 रुपया कर्जा है, तो ज़्यादा कर्जा में है कौन? 3 वाला ही न है, 3 वाला ही ना ज़्यादा कर्जा में है। और यह 2, इसे 3 रुपया देना होगा और इसे 2 ही देना होगा, यानी यह बड़ा है, यह कम कर्ज में है, यह ज़्यादा कर्ज में है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे तो A2 - A1, D बराबर क्या होता है? A2 - A1। तो A2 क्या हुआ? इसका -1.5, -1.5 और इसका A1 क्या हुआ? A1 -1 कोष्ट में लिख लेंगे। D बराबर A2 - A1, तो 1.5 हुआ, या माइनस में 1.5 और माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, -+1। तो -1.5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? -0.5, -0.5 माइनस में प्राप्त होगा। और इसमें देखिए, इसका सार्वंतर शून्य है। इसका सार्वंतर क्या है? शून्य है, क्योंकि प्रत्येक पद में 0 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होगा 0 + 0, यानी प्रत्येक पद में 0 जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होगा। तो इस प्रकार आज इतना ही रखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।